आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारा एपिसोड है 8वां। टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और जिस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, पैसेज या कथन कारण, हर तरह के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसका आंसर कमेंट पे जरूर दें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम है मेरा एकलव्य स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टर्म 1 की। आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको क्विज मिल जाएगी। लास्ट ईयर की डाली हुई क्विज भी है और इस साल भी पेपर से पहले सारे क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। आप हमारा पेड कोर्स, प्रीमियम कोर्स भी ले सकते हैं। हमारी ऐप पे अवेलेबल है, 149 में अवेलेबल है आपको। और कंप्लीट आपको सब कुछ कराया है उसमें, जैसे कि आपके कार्टून वाले क्वेश्चन, मैप वाले क्वेश्चन, पैसेज, कथन कारण और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2019 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। देखिए, अभी जो आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें जो आंकड़े दिए हुए हैं वो 2019 ही आपके लिए दे रखे हैं, इसके बाद के नहीं दिए। तो अगर हम 2019 के अनुसार भी देखें तो सबसे ज़्यादा जो बजट देता है वो है अमेरिका, यानी कि यूएसए देता है। बट हमारे सामने ऑप्शन में तो अमेरिका नहीं है। जापान दे रखा है, चीन दे रखा है, फ्रांस दे रखा है, ये तीनों ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और कौन सा देश है वो, यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2019 के अनुसार जो यूएनओ है उसके जो सालाना बजट जो भी जाता है उसमें भारत कौन से, मतलब भारत भी योगदान करता है, तो भारत कौन से स्थान पे आता है। ऑप्शन है 20, 21, 25 या इनमें से कोई नहीं। तो 21वें स्थान पे आता होगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपके सामने पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ, आप इसे एक बार ध्यान से देख लो। देखिए, अगर बात करें जो नंबर 1 पे है, जो सबसे ज्यादा योगदान देता है, तो वो यूएसए है। आपको पता है अमेरिका। सेकंड नंबर पे कौन देता है, तो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है चीन यानी कि चाइना। तीसरे नंबर पे जापान, फिर जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, ब्राजील, कनाडा, इस तरीके से। ठीक है, और अगर भारत की बात करें, पेपर में ये पूछा जा सकता है इंडिया कौन से नंबर पे है, तो 21वें स्थान पे भारत है। ठीक है, और ये आंकड़े जो है 2019 के अनुसार है, क्योंकि लेटेस्ट आंकड़े जो है आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है और जो भी आपके पेपर में आते हैं वो एनसीईआरटी के अनुसार ही आते हैं। तो पूछा भी गया तो 2019 के अनुसार ही आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाओ। यानी कि ये आपके सामने कुछ दे रखे हैं क्वेश्चन और आपको इन्हें क्या करना है, देखना है कि ये घटनाएं कब हुई थी और उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है कालक्रम के अनुसार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मानव अधिकार परिषद की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये है 2006। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 2006। ठीक है, मैं लिखता हूं, आप इसको ध्यान से देखो। याल्टा सम्मेलन जो हुआ था, अगर इसकी बात करें तो ये हुआ था फरवरी, ठीक है, 1945, फरवरी 1945 में। अगर यूएनओ की स्थापना की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो ये हुआ था अक्टूबर 1945 में। आपको पता होगा 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। और अटलांटिक चार्टर जो देखें तो अटलांटिक चार्टर की बात करें तो ये है अगस्त, ठीक है, अगस्त 1941। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले नंबर पे सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो आपकी ये हुई थी अटलांटिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये पहले लगाएंगे हम डी। इसके बाद कौन सी घटना हुई है, अब देखो ये 1945 में हुई है, ये भी 1945 में हुई है, लेकिन ये फरवरी में हुई है, यानी कि ये पहले हुई है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन बी। इसके बाद ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हमारे क्रम में लगाने थे और ऑप्शन में आपको दे देंगे डी बी सी ए, डी ए बी सी, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई थी। अगर आपको पता है तभी आप उसको सही से क्रम में लगा पाओगे। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में किसे वोट का अधिकार है, यानी किसे मतदान का अधिकार है। ऑप्शन में है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य को। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि जो यूएनएससी होता है, सिक्योरिटी काउंसिल होता है, उसके जो स्थायी सदस्य होते हैं उनको। और बी कह रहा है कि जो अस्थायी सदस्य होते हैं यूएनएससी के यानी सुरक्षा परिषद के, उनको। और सी कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य को। ठीक है, प्रत्येक सदस्य देश को। और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो यूएनओ के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश होते हैं, जिसकी संख्या आज की डेट में 193 है, यानी 193 देश है। तो इन 193 के 193 देशों को अधिकार है, ठीक है, आम सभा में वोट करने का, और सभी को एक वोट हासिल है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करा रहा हूं, ध्यान से इनको याद करते हुए चलना।
अब बात कर लेते हैं पैसेज की। पैसेज भी आपके पेपर में आता है, तो देखिए एक बार पैसेज को ध्यान से एक बार आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। देखो यहाँ तक पैसेज है, इसके बाद का हिस्सा मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि स्क्रीन पे नहीं आ पाता पूरा एक तरह से। तो ये पहला पैसेज है और इसका जो बचा हुआ भाग है ये सेकंड वाला यहाँ पे है। दोनों को आप पढ़ लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, ध्यान से देखो। शीत युद्ध के कारण दुनिया के सामने क्या खतरा पैदा हुआ था? ऑप्शन में है युद्ध का खतरा, दो गुटों में बट जाने का खतरा, परमाणु हमले का खतरा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि आपके सामने क्लियर लिखा हुआ है कि शीत युद्ध के कारण दुनिया के सामने दो गुटों में, ठीक है, देख पा रहे हो आप, दो गुटों के बीच बट जाने का खतरा पैदा हुआ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दो गुटों में बट जाने का खतरा, यानी कि ऑप्शन बी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नव स्वतंत्र देशों को, जो नए नए आजाद हुए थे देश, इनके सामने मुख्य चिंता क्या थी? ऑप्शन में है संसाधन खो देने की चिंता, आजादी खो देने की चिंता, हथियार खो देने की चिंता, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे भी आपका बी हो जाएगा कि देखो नए नए ये स्वतंत्र हुए थे और ऐसे में अब इनके सामने फिर से ऑप्शन आ रहा था या तो तुम यूएसए में जाओ या यूएसएसआर में जाओ। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो इनके पास खतरा हो रहा था आजादी खो देने का, यानी स्वतंत्रता को दोबारा से खो देने का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि चीन और सोवियत संघ के बीच विवाद के पीछे क्या कारण था? आपको पता है चाइना और सोवियत संघ के बीच में विवाद हो गया था। ऑप्शन में है संसाधन को लेकर विवाद था, रक्षा क्षेत्र को लेकर विवाद था, भूभाग को लेकर विवाद था, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर, भूभाग को लेकर विवाद था। पैसेज आपने पढ़ा है तो A to Z आपको उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन ने नए आजाद हुए देशों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया? तो यहाँ पे आंसर नहीं दिया, मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता देता हूं। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन था, इसने मौका दिया था कि दोनों महाशक्ति यानी कि जो यूएसए था और यूएसएसआर था, इन दोनों से ही अपने आप को अलग रख सकते हो, ठीक है। तो आप अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुट निरपेक्ष आंदोलन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन को पढ़िए ध्यान से। कथन आपसे कह रहा है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि 1968 वाली जो थी उसका विरोध किया था, क्योंकि ये जो संधि थी ये भेदभावपूर्ण थी, यानी ये भेदभाव करती थी, क्योंकि ये भारत जैसे देशों को परमाणु हथियार रखने से रोकती थी, ठीक है। जो 5 यूएनएससी के परमानेंट मेंबर थे, जो ताकतवर कंट्रीज थी, उनको तो परमिशन दे दी थी क्योंकि वो बना चुके थे, लेकिन भारत जैसे देश या दूसरे देश अगर उसको बनाते हैं परमाणु हथियार को या रखते हैं तो उसके लिए परमिशन नहीं देती थी। तो इसलिए भारत ने इसका विरोध किया था और ये भेदभाव वाली नीति थी, ठीक है, क्योंकि हम अपनी रक्षा के लिए या शांतिपूर्ण उद्देश्य से जो हथियार थे, ठीक है, जो परमाणु हथियार थे उनको रखना चाहते थे। तो ये हमारा कथन जो है ठीक है। कारण को एक बार देखते हैं, समझते हैं। 1974 में भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भूमिगत परमाणु परीक्षण किए थे, तो ये भी ठीक है। 1974 के मई महीने में क्या हुआ था? हमने परीक्षण किया था, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या आपके सामने आंसर होगा? ऑप्शन देखिए, कथन और कारण दोनों सही है और कारण उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर कथन और कारण दोनों सही नहीं है, मतलब दोनों सही है लेकिन उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, या फिर कथन गलत है लेकिन कारण सही है, या कथन सही है लेकिन कारण गलत है। 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है? और कमेंट में आप अपना नेम जरूर लिखें, नाम लिखें, उसके बाद आप लिखें ABCD, इनमें से क्या आपका आंसर हो सकता है। देखो C और D नहीं होगा क्योंकि दोनों ही सही है, A और B में से कोई होगा, इतनी आपको हिंट दे दी है। अब क्या आपकी नजर में है, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार ध्यान से, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ था? पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये CBSE में रिपीट होता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29 अप्रैल 1954 को ये जो समझौता था ये हुआ था, ठीक है, भारत और चीन के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने फिर से कथन और कारण वाला। कथन आपसे बोल रहे हैं कि 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था, क्या ये सही है? यस, बिल्कुल हुआ था, ठीक है। और यूएसएसआर जो था, सोवियत संघ, उसकी मध्यस्थता के द्वारा हुआ था, यानी यूएसएसआर जो था वो इसमें मीडिएटर बना था। तो ये अपना जो कथन है बिल्कुल ठीक है। कारण को देखते हैं, ताशकंद समझौता के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, ये भी ठीक है, कहीं ना कहीं एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो अपना ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ताशकंद समझौते की बात यहाँ पे भी हो रही है, ताशकंद समझौते की बात यहाँ पे भी हो रही है, और इस समझौते के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई थी, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो था वो खत्म हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे करे हैं, पैसेज भी किया है, कथन कारण के क्वेश्चन भी किया है, MCQ भी किए, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।